हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक थॉट ऑफ दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी का इकोनॉमिक थॉट मतलब आर्थिक पे विचार क्या था। तो आइए जानते हैं। दादाभाई नौरोजी जैसे महात्मा गांधी थे वैसे ये भी एक महान व्यक्ति थे। अब भाई पूछिए क्यों। दादाभाई का जन्म 1885 में हुआ था, जो उस समय वो पैदा हुए थे जिस समय इकोनॉमिक्स के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। इकोनॉमिक्स का विकास सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में हुआ था, जैसे ब्रिटेन में हुआ था, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ का जन्म हुआ था। भारत में कोई इकोनॉमिक्स था ही नहीं। एंशियंट टाइम में जो कोई इकोनॉमिक्स था एक थे कौटिल्य, उनका भी वो पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिक्स थे नहीं। तो भारत में इकोनॉमिक्स बेचारे फर्स्ट टाइम दादाभाई नौरोजी की वजह से असली में आया था। कौटिल्य भी एक इकोनॉमिक्स थे, चाणक्य कौटिल्य, लेकिन असली साइंटिफिक रूप से जो दिए थे दादाभाई नौरोजी थे। तो दादाभाई नौरोजी को हम लोग भारत में इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे बाबा जो हैं उनको लोग क्यों नहीं ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों नहीं कहते हैं आपके बाबा जी को? क्योंकि नहीं कहते, वो उतना अच्छा काम नहीं किए होंगे। लेकिन सबके बाबा अपने घर के लिए अच्छा काम किए हैं, लेकिन अपने देश के लिए नहीं किए होंगे। लेकिन जो दादाभाई नौरोजी है वो पूरे देश के लिए काम किया था। आपको उनका बताते हैं कि जब वो उनका जन्म 1825 में हुआ, तो आप सोचिए कि उस समय कौन सा व्यवस्था था भारत में। कोई व्यवस्था था? ना स्कूल था, ना कॉलेज था। अगर स्कूल भी था तो ब्रिटिश के गवर्नमेंट के अंदर चलती थी। कोई भी पढ़ाई वढ़ाई होता था सब इंग्लिश में होता था। जो फेस जो करता था दादाभाई नौरोजी करता था। इकोनॉमिक्स का विकास उस समय नहीं हुआ था, तो उस समय वो व्यक्ति आता है और नेशनल इनकम को मेजर करके दिखा देता है। तो इतने बड़े व्यक्ति का इकोनॉमिक थॉट हम लोग पढ़ने जाते हैं। हम इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में बनाएं और आप लोग दादाभाई नौरोजी को समझ सके उनका इकोनॉमिक थॉट क्या था, उनके करियर को समझाने की कोशिश। मैं बायोग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, उनके इकोनॉमिक थॉट पढ़ा रहा हूँ। ये पॉलिटिशियन भी होंगे, फिलोसफर भी होंगे, बहुत सारे इनका विचार होगा, लेकिन हम स्पेशली आर्थिक पे इनका क्या विचार था वो पढ़ रहे हैं हम। तो आइए जानते हैं। दादाभाई नौरोजी का जब 1885 में जन्म हुआ तो ये पहले एक एमपी भी रहे हैं कांग्रेस के और प्रेसिडेंट भी रहे हैं कांग्रेस के। तो अब एक क्या काम होता है कि इन्होंने क्या देखते हैं कि बहुत सारा मतलब भारत में पॉवर्टी है, गरीबी है, लोग खाने भी ना मर रहे हैं। तो क्या कि एक फेमिनाइन का सूखा जो पड़ गया उसका कारण का स्टडी करने पड़ गए। जब स्टडी करने पड़ गए तो पता चला कि उन्होंने इसका कारण क्या है और क्या नहीं है। तो दादाभाई नौरोजी बेसिकली इन्होंने तीन चीजों का स्टडी किया, पॉवर्टी का, फेमिनाइन का, इनका कॉजेस क्या है। तो उन्हीं में दो थ्योरी दिए थे, दो थ्योरी दिए थे। और दो थ्योरी कहाँ से लिया गया था, मतलब उनके दो बुक लिखे थे उसी से लिया गया था। पहला बुक उन्होंने लिखा था ऑन पॉवर्टी, एक बुक का नाम था उनकी यस से लिखे थे, जिसको बुक भी कह सकते हैं आप। दूसरा था ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ द इन इंडिया, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश का रूल इन इंडिया, इनका बुक का नाम था। ठीक है, ये 1901 में पब्लिश हुआ था। इसी बुक से ड्रेन थ्योरी लिया गया था, जो अभी इसके आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग नेशनल इनकम को पढ़ लेंगे। तो आइए जानते हैं नेशनल इनकम क्या था, इकोनॉमिक थॉट क्या था दादाभाई नौरोजी का। दादाभाई नौरोजी क्या करते, भारत के जब एक बार उनके दिमाग में जाता है कि भारत का आउटपुट कितना होना चाहिए, तो इन्होंने क्या करते हैं, ट्राई करते हैं पूरे देश का नेशनल इनकम मेजर करने के लिए। तो इस समय जैसे नेशनल इनकम 3 टाइप से मेजर किया जाता है, कंजप्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल इनकम को एक ही मेथड से मेजर कर दिया था, जिसका नाम था इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, और इनके मेथड को नेशनल इनकम जब ये मेजर किए थे तो इनको अनसाइंटिफिक मेथड भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक चीजों का यूज नहीं किए थे। समझ रहे हैं आप लोग? तो और उस समय रीजन भी होगा, उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था और उस समय उतना अच्छे इकोनॉमिक्स के कॉलेज किताबें नहीं थे कि जिसको पढ़ के अच्छे से समझ सके, ना उतना थ्योरी निकला था। तो आइए जानते हैं दादाभाई का नेशनल इनकम थ्योरी क्या था, तो मतलब उनका मेजर कैसे किए थे। आइए जानते हैं। 1876 में नेशनल इनकम को मेजर उन्होंने किया। कैसे किया? उन्होंने पहले फर्स्ट टाइम ही एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम बाय द फर्स्ट एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उन्होंने क्या किया, कितना टोटल वैल्यू होता है, मतलब एग्रीकल्चर का पूरे भारत में
प्रोडक्शन कितना होता है, उत्पादन कितना होता है, उसकी वैल्यू को जोड़ दिया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर टोटल प्रोडक्शन किसका जोड़े थे, एग्रीकल्चर का। जैसे गुड्स हो गया, दाल हो गया, वो सारे का वैल्यू जोड़े थे। तो उनको क्या मिला था कि भारत में टोटल जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर था 168 मिलियन पाउंड है। ठीक है, फिर उसके बाद उनको समझ आया, फिर उन्होंने क्या कि एक चीज और एडिट कर देते हैं, एडिशनल सर्टेन परसेंटेज एज नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कार्ड। ठीक है, उन्होंने क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री गुड्स को भी एडिट कर देते हैं बाद में, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के वैल्यू को मेजर कर देते हैं नेशनल इनकम में। तो दूसरा उन्होंने नेशनल इनकम में मेजर करते हैं नॉन प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन को मेजर करते हैं, मतलब इंडस्ट्री से जो गुड्स पैदा होता है उस चीजों का वो वैल्यू मेजर करते हैं। तो दूसरा क्या चीज हो गया, नॉन प्रोडक्टिविटी हो गया। पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जोड़े रहते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने में, दूसरा इंडस्ट्री प्रोडक्शन को जोड़े रहते हैं। तो इन्हीं दोनों को जोड़ के उन्होंने नेशनल इनकम को मेजर कर देते हैं। तो जो इन्होंने जोड़े रहते हैं, तो एग्रीकल्चर का टोटल प्रोडक्शन 168 आता है मिलियन पाउंड आता है, और जो वो इंडस्ट्री का टोटल प्रोडक्शन उन्होंने वैल्यू में जोड़े रहते हैं, तो 100 मिलियन पाउंड आता है। ठीक है, उस समय वैल्यू ऑफ करेंसी मतलब कम थी, उस समय महंगाई कम थी। तो आप सोच, एक दिमाग में आएगा कि इंडस्ट्री आज भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करती है, उसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है शेयर में, लेकिन ये गलत है। उस समय भारत के लोग ज्यादा 75% से ज्यादा नहीं 90% लोग उस समय एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। एग्रीकल्चर इज वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द लिवलीहुड ऑफ द पीपुल एट दैट टाइम। तो आप समझ 168 मिलियन पीपुल मतलब टोटल प्रोडक्शन जो होता था, जो टोटल 168 मिलियन पौंड जो था, वो टोटल वैल्यू एग्रीकल्चर का ज्यादा इसलिए इंडस्ट्री से था। उस समय एग्रीकल्चर सोर्स था, लिवलीहुड का प्राइमरी सोर्स था, उस समय इंडस्ट्री का उतना विकास नहीं हुआ था। तो उन्होंने टोटल क्या कर दिया, दोनों को जोड़ा तो 268 निकला। फिर उन्होंने एक चीज ऐड कर देते हैं कि उन्होंने साल्ट अफीम को भी ऐड कर देते हैं, जिसका उन्होंने ऐड करते हैं तो 32 मिलियन पाउंड होता है, मतलब टोटल मिला के 300 मिलियन हो जाता है। ओवरऑल इन्होंने जब नेशनल इनकम को एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को टोटल जोड़ते हैं और नॉन प्रोडक्टिविटी मतलब इंडस्ट्री गुड्स को जोड़ते हैं, तो टोटल नेशनल इनकम 340 मिलियन पाउंड निकलता है। मतलब पाउंड मतलब जो ब्रिटेन की कंट्री है, ठीक है, ब्रिटेन की कंट्री है जिसको ऐसे किया जाता है, इसका चिन्ह होता है कि ये निकलता है। तो टोटल उन्होंने नेशनल इनकम को मेजर किया था, भारत का उस समय नेशनल इनकम कितना हुआ था 340 मिलियन पाउंड। एग्रीकल्चर टोटल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर कितना था 168 मिलियन, जो 168 मिलियन पाउंड था, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ज्यादा था। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल इनकम को मेजर कर दिया 1876 में। फिर क्या आ जाता है, इनका एक क्रिटिसिज्म होने लगता है। क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि जैसे नेशनल इनकम इस समय मेजर किया जाता है, तो गवर्नमेंट का टैक्स भी उसमें जोड़ा जाता है। जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में आप जाओगे पढ़ेगे तो गवर्नमेंट का टैक्स भी तो जोड़ा जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड जो इस समय करंट में चल रहा है साइंटिफिक मेथड, उसमें गवर्नमेंट का टैक्स जोड़ा जाता है, हम लोग का प्राइवेट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जोड़ा जाता है, सारा जोड़ के किया जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर को जोड़े थे और इंडस्ट्री गुड्स को जोड़े थे, लेकिन अब उन्होंने भूल जाते हैं। तो अब क्या आता है, बात आती है उनका जब क्रिटिसिज्म आलोचना होने लगती है, तो आलोचना होने लगती है तो क्या होती है, उन्होंने आलोचना किस आधार पर होती है कि उन्होंने क्या करते हैं, रेलवे में जो पैसा लगता है जो लगा है उसका मतलब उन्होंने नेशनल इनकम में नहीं मेजर किया, हाउस टैक्स को नहीं मेजर किए हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू स्टॉक है उसको भी नहीं मेजर किए हैं। तो इसीलिए इन कारणों की वजह से जो इस मेथड को जो ये मेजर किए थे अनसाइंटिफिक मेथड कहा जाता है, पूरी अच्छे तरह से वो नहीं था। तो हम होप करते हैं कि आपको नेशनल इनकम जो मेजर किए थे आपको समझ आया होगा। उसी समय इन्होंने नेशनल इनकम को जब मेजर किए थे तो 21 मिलियन यूरो डॉलर बोले थे, मतलब नहीं पौंड बोले थे कि ये जो है टैक्स मिलता है ब्रिटिश को लैंड से। सोचिए 21 मिलियन टैक्स जो है वो मिलता था, किसी ब्रिटिश से मिलता था।
लैंड से लेता था, ब्रिटिश लेता था। कितना ज्यादा सोचिए, टोटल 168 मिलियन, उससे क्या है प्रोडक्शन से 21 मिलियन जो है वो टैक्स ले लेता ब्रिटिश। कितना अत्याचार होता था। तो आइए अब हम समझते हैं कि आपको हम होप करते हैं नेशनल इनकम कैसे मेजर किए थे आप समझ जाएंगे। अब हम समझते हैं कि उनका ड्रेन थ्योरी क्या था। ठीक है, ओवरऑल फिर हम लोग बात करेंगे कि उनके इकोनॉमिक थॉट क्या था। ये भी एक इकोनॉमिक थॉट है, तो इकोनॉमिक थॉट को विकास करते हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या किया। एक बुक लिखा था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल, उसी से डिराइव किया गया था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, सॉरी वेल्थ ऑफ नेशन नहीं, ये तो एडम स्मिथ का ड्रेन थ्योरी लिया गया था। ठीक है, ड्रेन थ्योरी लिया गया था। ये कौन दिया था ड्रेन थ्योरी? दादाभाई नौरोजी। किस समय दिए थे? 1967 में लिखे थे। लेकिन पब्लिश कब हुआ था? पावर ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया, ये इस बुक से लिया गया था 1901 में जो पब्लिश हुआ था। ये लोगों की चर्चा में आया था 1901 में जब पब्लिश हुआ था। तो इस बेसिकली इस थ्योरी का मतलब क्या है? अब इस थ्योरी को समझिएगा और इस नेशनल इनकम की कॉन्सेप्ट दोनों को एक साथ लेकर चलिएगा। आइए जानते हैं। इन्होंने कहा था जो ड्रेन थ्योरी है, जो भारत का मतलब जो भारत का इनकम है या वेल्थ है, और जो क्या हो रहा है, वेल्थ जो है भारत का वो फ्लो हो रहा है इन फॉर्म ऑफ भारत का जो इनकम है, रेवेन्यू है, गुड्स से वो फ्लो हो रहा है इन फॉर्म ऑफ रिमिटेंस, रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन through the river या शिप। अब इस चीज को समझिएगा। उन्होंने कहा जो भारत का इनकम है वो नदी के द्वारा ब्रिटिश के कंट्री में जा रहा है। कैसे जा रहा है अब समझिए, यहां से एग्जाम्पल समझिएगा। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश है टैक्स लगाती है। अब टैक्स क्या करती है? उन्होंने टैक्स क्या करती है कि सोसाइटी को ब्रिटिश जो इनके अनुसार दो भागों में बांटती है। पहला क्या करती है? हायर क्लास और पुअर क्लास। ठीक है, अब आप बेसिकली समझ गए होंगे कितने सोसाइटी को कितने भागों में ब्रिटिश बांट दी थी, हायर क्लास एंड पुअर क्लास। तो ये कहते हैं कि जो ड्रेन थ्योरी है उसको दो भागों में फिर बांट देते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अभी हम बता रहे ड्रेन थ्योरी के आप एग्जांपल आप डिफिनीशन देख लिए होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब जानते हैं क्या है ड्रेन थ्योरी। वो जब होते हैं तो वो जानते हैं कि जो भारत का जो पॉवर्टी है, अब फेमिनाइन वो कैसे भारत बर्बाद है। ये देखिए, उन्होंने कहते हैं कि जो ब्रिटिश है वो क्या करती है, टैक्स लगाती है। ठीक है, टैक्स जब इंक्रीज करती है तो क्या होता है कि जब टैक्स किसी एग्रीकल्चर पे लगाती है तो फेमिनाइन कैसे उत्पन्न होता है, दोनों को रिलेट करिए यहाँ पे। जब टैक्स लगाती है किसी फार्मर के लैंड पे तो लैंड क्या होता है, प्रोडक्शन होता है तो टैक्स ज्यादा लगा के जो जितना प्रोडक्शन होता है उसका एक पोर्शन छोड़ के 3/3 अपने ले लेती है। तो उसके पास दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं बचता है, जिसकी वजह से फार्मर जो है टैक्स ज्यादा होने की वजह से वो चुकाता है और दोबारा खेत नहीं बो पाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की कमी हो जाती है। अब प्रोडक्शन की कमी होती है तो सूखा पड़ जाता है, लोग खाने बिना मरने लगते हैं। तो एक साफ कहते हैं कि भारत का जो प्रोडक्शन है वो पूरा भरपूर है, जो पूरे इंडिया का पेट पाल सकता है। लेकिन ब्रिटिश का जो पॉलिसी है उसकी वजह से भारत में लोग फेमिनाइन मर रहे हैं। जैसे पॉलिसी परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रेवेन्यू सेटलमेंट हो गया, जो लैंड पे डायरेक्ट किसानों के लैंड पे लगाते हैं उसे टैक्स लेने लगते हैं, जो हर साल जो है 13 मिलियन पाउंड भारत से ब्रिटेन से सैलरी के रूप में वो सप्लाई करते हैं। सोचिए 13 मिलियन पाउंड जो टैक्स लैंड से लेते हैं और डायरेक्ट भेज देते हैं ब्रिटिश। तो अब समझिए क्या होता है, उससे भारत में फेमिनाइन स्टार्ट हो जाती है, उससे लोग मरने लगते हैं। तो अब देखिए आप एक चीज छोटा कॉन्सेप्ट डाल देते हैं, तो आप जानिए आप ड्रेन थ्योरी क्या था। अब उसके बाद ड्रेन थ्योरी दो पार्ट था, एक इंटरनल एक्सटर्नल। ड्रेन थ्योरी वो था, वो कह रहे थे कि जो भारत का इनकम है वो रॉ मटेरियल जैसे कच्चा माल हो गया वो ब्रिटिश, और जो सैलरी ऑलरेडी हो गया जो ब्रिटिश के लोग हैं भारत से पाते हैं, वो सीधे
यहाँ से भेज देते हैं ब्रिटिश में, और जो भारत का जो पैसा है वो ब्रिटिश चल जाता है, जिससे भारत की इकोनॉमिक्स बढ़ नहीं पाती है, ब्रिटिश की इकोनॉमिक्स बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से भारत का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और आइए जानते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा ड्रेन थ्योरी को जब बांट देते हैं दो भागों में, एक्सटर्नल इंटरनल, वो कहते हैं एक्सटर्नल क्या चीज है कि जो ब्रिटिश है सैलरी पा रही है, मतलब आईएएस जो है, आईएएस पीसीएस जो है ब्रिटिश के हाई क्लास में, वो ब्रिटिश के लोग बन रहे हैं, ठीक है, आप दिमाग से सोचिएगा, वो ब्रिटिश के लोग बन रहे हैं, तो क्या वो सैलरी पाते हैं, और जो इंडिया के लोग वो सिपाही बनते हैं तो लोग सैलरी पाते हैं। जो आईएएस ओएएस है वो क्या पाते हैं, जो आईएएस ओएएस वो क्या है, वो ब्रिटिश हैं, वो सैलरी पाएंगे, जब रिटायर होंगे तो क्या करेंगे, अपना पूरा सैलरी जो है दूसरे देश, अपने देश को साथ में लेते जाएंगे। तो भारत का पैसा यहां से ब्रिटिश ले जा रहे हैं सैलरी के रूप में, जिसको रिमिटेंस कहते हैं, भेज देते हैं अपने देश में, इसको रिमिटेंस इंग्लिश में कहते हैं। इसी को एक्सटर्नल ड्रेन थ्योरी ने कहा था कि भारत का जो पैसा है वो सैलरी वेज के रूप में वो क्या हो रहा है, दूसरे देश में चला जा रहा है, इस उसी को जो भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बना दे रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि सैलरी ब्रिटिश के एम्प्लॉयमेंट हाई क्लास में ज्यादा पा रहे हैं, और जो ब्रिटिश भेज दे रहे हैं दूसरे देश में, इसी को एक्सटर्नल ड्रेन में रखे थे उसने। और दूसरा इन्होंने एक्सटर्नल ड्रेन में रखा, इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश है ज्यादा से ज्यादा टैक्स कमाती है, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स क्या करती है, वो लेकर धीरे धीरे मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करने लगती है। मिलिट्री जो यूज करती है वो अपने लिए यूज करती है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, ब्रिटिश ने रेलवे बनाया, जब ब्रिटिश ने रेलवे बनाया तो रेलवे का निर्माण जो है भारत के अंदर हुआ, तो इंटरनल ड्रेन में आता है। आइए समझाते हैं क्यों। इन्होंने कहा ब्रिटिश का निर्माण जो है, रेलवे का जो बनाया ब्रिटिश ने, वो भारत के अंदर बनाया। तो आप लोग सोचोगे तो हमको भारत के लोगों को फायदा है, गलत है। उस समय जो ब्रिटिश का सोच था रेलवे बनाने का कि जो गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट करेगी भारत से, मतलब जो यहाँ से अपने देश भेजेगी और वहां से सामान फिनिश गुड लाके दूसरे देश में भेजेगी, तो रेलवे बना देगी, तो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने से इजी हो जाएगा, जिससे वो अपनी कंपनी को और ज्यादा फैला सकेगी और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेगी, ट्रांसपोर्ट सेवा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो क्या करती है, रेलवे का निर्माण करती है, और रेलवे का निर्माण किसके पैसे से करती है, भारत के पैसे से करती है। और रेलवे के जो सिपाही हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो अपने ग्रुप के लोग ब्रिटिश को रख देती है। और जब रेलवे का जो पैसेंजर बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, हम इसको टिकट के रूप में रेलवे को पैसा देते हैं। ये पैसा किसका जेब भरा है, बड़े बड़े जो रेलवे का अधिकारी है, कौन है, ब्रिटिश है। और रेलवे के अधिकारी क्या करते हैं, जो बेच पाते हैं अपनी पत्नी या पति बच्चों को ब्रिटिश भेज देते हैं। इनडायरेक्टली रूप से भारत का पैसा फिर फ्लो होकर ब्रिटिश चली जा रही है, जिसको रिमिटेंस कह सकते हैं, इनको इंटरनल ड्रेन कहते हैं। और जो ब्रिटिश चली जा रही है, फिर भारत का अर्थव्यवस्था फिर कमजोर हो जा रहा है। अब भारत को एक दूसरे तरीका से लूटा जा रहा है, और भारत को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री से, जिसको गोल्डन का चिड़िया कहते थे, उसको गरीब बनाया जा रहा है। आप टेक्निक समझ रहे हैं, इंटरनल ड्रेन में कैसे लूटा जा रहा है, इसी तरह लूटा जा रहा है। तो इसी को ड्रेन थ्योरी कहते हैं कि भारत का जो पैसा है दो तरीके से लूटा जा रहा है, एक्सटर्नल ड्रेन से, इंटरनल ड्रेन से। एक्सटर्नल ड्रेन से डायरेक्ट जो सैलरी पाने भेज दे रहे हैं, लेकिन इंटरनल ड्रेन से जो भी इंटरनल ड्रेन में मतलब रेलवे का निर्माण कर रहे, वो भी इनडायरेक्टली रूप से उन्हीं को फायदा भेज रही है। आप लोग वीडियो को बैक करिएगा, समझिएगा रेलवे के निर्माण जो है कैसे उन लोग को फायदा दे रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो भारत के अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने वाला है एक्सटर्नल इंटरनल ड्रेन में, इन्हीं में इन्होंने कहा जो ब्रिटिश है वो मिलिट्री पे खर्चा कर रही है भारत की पॉकेट मनी का। ये भी एक ड्रेन इस थ्योरी का पार्ट है, मतलब ड्रेन थ्योरी को बढ़ावा कौन दे रहा है, भारत की इकोनॉमिक्स को बर्बाद कौन कर रहा है। जैसे भारत के लोग जो है वो एक्सटर्नल ड्रेन में हम रख देते हैं, डायरेक्ट हम एक पार्ट कर देते हैं। भारत के लोग जो है वो सेविंग करते हैं, और जब सेविंग करते हैं तो टैक्स के रूप में ब्रिटिश क्या करती है, टैक्स के रूप में इन फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग को अपने पास ले लेती है। किसके पास ले लेती है, इन फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग को अपने पास ले लेती है। जब सेविंग को अपने पास ले लेती है तो क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है सिविल पे और मिलिट्री पे।
ठीक है। और जब मिलिट्री और सिविल पे इन्होंने कहा, किसने कहा, दादा भाई नौरोजी, जब मिलिट्री और सिविल पे एक्सपेंडिचर करती है तो क्या निकलता है, जब मिलिट्री का एक्सपेंडिचर कर रही है, उनके बड़े बड़े हायर क्लासों को, मतलब डीएम एसपी बना रही है, अपने लोगों को बना रही है, और मिलिट्री का यूज कैसे करिए, जब 1897 में क्रांति होता है तो हम ही लोग के तो विरुद्ध यूज कर रही है, और जब किसी से उसका ब्रिटेन का लड़ाई होता है तो यही का सैनिक को भारत के पैसे पे अपने देश का ब्रिटेन के लिए लड़ाई करवाती है। फायदा ब्रिटेन को हो रही है, लेकिन पैसा किसका जा रहा है, ब्रिटिश इंडिया के जेब से जा रहा है, जो हम लोग का पैसा था, हमारे पूर्वजों का पैसा था। तो इसी को मिलिट्री एक्सपेंडिचर उस समय बहुत ज्यादा कर दी थी, जो हमारा सेविंग था हमारे पूर्वजों को, उसको लेकर फिर उसने क्या किया, सिविल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से भारत सिविल एक्सपेंडिचर रेलवे का निर्माण करने लगा, रोड का, जिसकी वजह से उसको फायदा मिलता था, हम लोग को नहीं मिलता था। और किससे वजह, सिविल और मिलिट्री एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से ब्रिटिश को इतना फायदा होने लगा, उसका इनकम जो है रेलवे का हो गया, ये सारा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश के लोगों को मिलने लगा, जिसको लोगों को बहुत ज्यादा, इसी के कारण पॉवर्टी स्टार्ट हो गई, लोग गरीब से गरीब हो गए, और दूसरा क्या, फेमिनाइज स्टार्ट हो गया, सूखा पड़ गया। भारत जिसको गोल्डन चिड़िया कहते थे, सारा पैसा इन फॉर्म ऑफ रिमिटेंस, बेस सैलरी, रॉ मटेरियल सारा दूसरे देश में गया। और एक चीज और बता देते हैं, ड्रेन थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था, 3 कॉजेज आप पढ़ लिए होंगे, सिविल एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर हाई था, भारत के जेब से खर्चा करता था, अपने यूज के लिए करता था। दूसरा कारण आप समझ गए होंगे कि गुड्स को वेज सैलरी पर करता था। तीसरा कारण जान लीजिए, ब्रिटिश क्या करती थी, फ्लूआ मतलब रॉ मटेरियल, मतलब इसको इंटरनल में रखिएगा, रॉ मटेरियल जो है, जैसे मान लीजिए कॉटन का फैक्ट्री यहाँ पे होता था, जूट का फैक्ट्री होता था, नील का प्रोडक्शन होता था बंगाल में, ठीक है, कॉटन का होता था, ये क्या है, भारत में उत्पन्न होते थे, इंटरनल ड्रेन में रखिएगा। लेकिन जब भारत में उत्पन्न होते तो वो आता था, बेटा हमारे फार्मर पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पूर्वज, वो कहता था बेटा कैसे हुआ, अब हम क्या करते हैं, आपको आदेश देते हैं कि 1 बीघा अगर आपको जमीन है तो 10 कट्ठे में आप क्या करोगे, सिर्फ नील की खेती करोगे, और नील की खेती करोगे तो उसको आप हमको एक लो कास्ट पे हमको लाके आप दे दोगे, मतलब कम पैसे में आप हमको दे दोगे, खेती आप रात दिन मेहनत से करो और बेटे तुम लाके मुझे दे देना। हमारे फार्मर भी इतने मिलियन लोग थे, तभी भी उसका विरोध नहीं करते थे, झुक जाते थे, हाँ बेटा आओ, क्योंकि भारत में यूनिटी नहीं था। अभी हम आपको समझाते हैं, मतलब मान लीजिए कि वो रूल एंड रेगुलेशन बना रहा है कि आओ आप खेती करो, तो यहाँ पे उत्पीड़न स्टार्ट कर रहा है, अपने मन से खेती करवा रहा है, कम पैसा दे रहा है, खरीद ले रहा है, उससे क्या हुआ, अगर भारत की इतना ज्यादा उस समय पॉपुलेशन था, ब्रिटिश कितने थे, सब एक साथ मिलके अगर मार दिए होते तो क्या कभी ब्रिटिश रूल कर पाई रहती, नहीं रूल कर पाई रहती। तो लेकिन भारत में कभी यूनिटी नहीं पाए, क्योंकि एक दूसरे से लोग अपने जात पात पे मरने लगते हैं, इसलिए कोई ब्रिटिश का कहा था कि भारत किसी भी देश को बर्बाद करना है तो जात पात पे लड़वा दो। आइए समझते हैं क्या करता था, यहाँ पे जूट कॉटन की खेती होती थी, जिसको भारत का प्रोडक्शन है, इसको क्या करता, लो कास्ट पे खरीद लेता था, और यहाँ पे हमारे हैंडीक्राफ्ट एक सिस्टम चलता था, जिसे हैंडीक्राफ्ट उसको कहते हैं, जैसे ये कपड़ा है, ये सूटर उटर जो है हाथ से बुना जाता था, तो हमारे भाइयों को जो हमारे एम्प्लॉयमेंट इससे मिलता था, मतलब हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। लेकिन क्या हुआ, इसने क्या किया, रॉ मटेरियल को खरीदने लगा, और रॉ मटेरियल को क्या कहता है, कम पैसे में खरीदा फार्मरों से, किसान भारत के, उसने क्या कर दिया, एक्सटर्नल ड्रेन इसको बना दिया, मतलब इसको खरीद के विदेश भेज दिया, और वहां पे मशीन से कपड़ा प्रोडक्शन किया। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लोग हाथ से बुनते थे तो कपड़ा, ये कपड़ा बनाने में मेहनत लगता था, लेकिन वहां पे मशीन से करने लगा तो 1 मिनट में 10-10 कपड़ा बनाने लगा। तो क्या किया, यहाँ से कॉटन ले जाता था, वहां पे जूट ले जाता था, वहां पे मशीन का यूज करके कपड़ा ओपड़ा बनाने लगा। फिर कपड़ा उपड़ा बनाने के बाद वो क्या करता था, फिनिश गुड हो जाता था, रॉ मटेरियल ले जाता था, और फिर क्या करता था, भारत में लाके बेच देता था, मतलब सेल कर देता था। और जब सेल करता था तो क्या होता था, अब बेचारे जो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट कपड़ा बुनने वाले हैं, उनका जॉब खत्म हो गया, वो बेचारे भीख मांगने लगे, उनके पास जॉब रहा ही नहीं, तो जॉब नहीं रहा तो भीख मांगने लगे। और दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे लो कास्ट पे बेचा, जैसे ये हाथ से बुनते थे तो उनका दाम इंडिया वाले का ज्यादा होता था, मशीन से बुनता था 2 मिनट मिला के कम पैसे में बेच देता था।
इससे भारत का एम्प्लॉयमेंट खत्म पड़ गई। और जब लोग का एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगा तो पैसा ही नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, गरीब बनेंगे। और गरीब होंगे तो लोग आफ्टर द सम टाइम विल बी डाई, मर जाएंगे। तो यही हुआ भारत में, लोग आगे चल के मर गए। एक और से वो पैसा भी लूट रहा है, लोग को मार भी रहा है। तो यही जो है, ये थ्योरी कौन दिए थे, ब्रेन थ्योरी ये दिए थे, बताए थे कि जो भारत का इनकम है, जो भारत का जो फेमिनाइन पॉवर्टी है, वो कोई हमारे सूखा पड़ने की वजह से नहीं है। इस जो इसका पॉलिसी, एक और कारण इसका जोड़ लीजिएगा, इसका पॉलिसी भी ब्रिटिश का इसी में जोड़ लीजिए, पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूलर, ठीक है, रूलर जोड़ लीजिएगा। अब जोड़िए इसका एक और पॉलिसी ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, वो लैंड पे ज्यादा टैक्स लगाता था और वो फार्मरों से ले लेता था। अब देखिए इसका क्या, रेवेन्यू सेटलमेंट भी सेम ही था, लैंड पे डायरेक्ट टैक्स लगा देता था कि अगर तुम 2 कुंटल खरीद रहे हो तो 1.5 कुंटल हमको दे दोगे, आधा कुंटल तुम्हारे पास बचेगा। आप ही सोचो, ये सेटलमेंट कर देता है, और सेटलमेंट कर देता है 2 कुंटल, एक कोई फार्मर 20 रुपया का प्रोडक्शन करता है। एक चीज आप सोचना, 20 रुपया प्रोडक्शन करता है, उससे 10 रुपया आप टैक्स के रूप में ले लेते हो, बचा 10 रुपया, तो उसके मान लो 8 रुपया उसके फैमिली का टोटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा हो जा रहा है। आप ध्यान से देना, 2 रुपया बचा, अब 2 रुपया में खेती करने जाएगा, नहीं कर पाएगा। कर लो क्या 2 रुपया में खेती, फिर वो क्या करेगा, लोन लेगा, और फिर लोन लेगा तो प्रोडक्शन करेगा। और क्या होगा, फिर लोन लिएगा तो फिर लोन लेके खेती मान लो कर भी दिया, तो खेती किया, फिर 20 रुपया प्रोडक्शन, 10 रुपया टैक्स में चल गया, 8 रुपया जो लोन ज्यादा लिया था खेती करने के लिए, फिर 2 रुपया जो उसका बचता था वो खेती करने के लिए लोन चुकाने चला जाएगा, बाद में चल के उसके पास 1 भी रुपया खेती करने के लिए नहीं होगा। उसकी वजह से खेती करने का भी मतलब, खेती करना भी लोग छोड़ने लगे। खेती करना लोग छोड़ने लगे तो क्या हुआ, प्रोडक्शन घट गया। अब पॉपुलेशन उस समय ज्यादा था, प्रोडक्शन घटा तो क्या हुआ, लोग को फेमिनाइन होने लगा, लोग मरने लगे, सूखा पड़ने लगा, और अब ब्रिटिश को कोई असर हो ही नहीं देती। यही खास कर ये सब काजेस थे जो ब्रिटिश भारत को सोने की चिड़िया से क्या बना दिया, गरीब नेशन बना दिया। आजकल जो हमारे कई लोग भाई हैं वो मानते हैं कि ब्रिटिश रेलवे के निर्माण की वो भारत के फायदे के लिए की। हाँ ठीक है वो की, लेकिन उसका जो मतलब था, उसका जो सेंस था निर्माण करने का, वो क्या था, अपना जेब भरना। और हम लोग पॉजिटिव दृष्टि देखते हैं, हाँ भाई इतना ट्रांसपोर्ट सेवा अच्छा कर दी, लेकिन उस समय के लोग जो कष्ट सहे थे वो क्या वो उस समय नहीं लगे। हम लोग इस समय यूज कर रहे हैं ना रेलवे का, उस समय आप लोग होते तो समझते ब्रिटिश गलत की थी। और तीसरा चीज आप एक नोट करिएगा, लोग क्यों विरोध करने लगे ब्रिटिश का, ड्रेन थ्योरी उन्होंने अब क्या कहें, यही दादा मेनोलॉजी यही सब थ्योरी दिए थे ड्रेन थ्योरी में, कैसे भारत का पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। फिर उसने कहा, दादा मेनोलॉजी ने कहते हैं, जो ब्रिटिश रेलवे पे पैसा खर्चा नहीं की होती, और जो फैसिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में पैसा खर्चा की होती, तो भारत में 15 मिलियन पीपुल जो मर गए थे वो शायद मरे नहीं होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था ब्रिटिश का जो पॉलिसी है और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ब्लीडिंग ऑफ ब्लड है ऑफ द इंडियन पीपुल, मतलब ब्लीड कर रहा है, क्या बहवा दे रहा है खूनों को, इंडिया पीपुल को बहवा दे रहा है। आप समझिए यहाँ पे। अब हम होप करते हैं कि आप ड्रेन थ्योरी को समझ गए होंगे, कैसे पैसा जा रहा है, कि रॉ मटेरियल यहाँ से ले जा रहे हैं, फिनिश गुड बेच के अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं। और उसी तरह आप समझ गए होंगे कि ड्रेन थ्योरी क्या था। अब हम बात करते हैं ओवरऑल इनकी इकोनॉमिक थॉट की। आइए जानते हैं, आप ड्रेन थ्योरी समझ गए होंगे और नेशनल इनकम भी समझ गए होंगे, कैसे वो मेजर किए थे, ठीक है। अब जानिए, इन्होंने जब ये ड्रेन थ्योरी दे दिया तो अब क्या आता है कि इन्होंने अपना विचार देने लगते हैं कि हाँ भाई ब्रिटिश को अभी इसको सुधार करना चाहिए। इन्होंने ओवरऑल कहता है ना ब्रिटिश होती ना गरीबी होती। तो आप यहाँ भी इकोनॉमिक थॉट आप समझे या नहीं समझे, मैं एक चीज समझा दे रहा हूँ, चीजों को रिलेट करना सीखिए। उस समय की परिस्थिति, भारत उस समय गरीब था ब्रिटिश के पॉलिसी की वजह से। अगर आप इनके पे आंसर लिखना चाहते हैं डायरेक्ट डाल लीजिए, जो उस समय पॉवर्टी था आप लिख दीजिए, इनके अनुसार भारत उस समय बहुत ज्यादा पॉवर्टी था, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर में। और दूसरा चीज आप क्या करेंगे, इनका ओवरऑल जो पॉलिसी था यही 2 बेस था, नेशनल इनकम
और ड्रेन थ्योरी। लेकिन अगर ड्रेन थ्योरी अब नेशनल इनकम के अलावा भी इनका इकोनॉमिक थॉट पढ़ना चाहते हैं तो एक जान लीजिएगा, ये लिबरल टाइप के व्यक्ति थे। ये बहुत ज्यादा भारत को सपोर्ट करते थे। ये कहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए और कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंडिया का गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज आप बताओ, ब्रिटिश पूरे भारत को कंट्रोल किया हुआ है और अगर ब्रिटिश के खिलाफ अगर कोई बोलता है, जैसे मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दिया जाता है, वो व्यक्ति मंगल पांडे से भी पहले होता है 1825 में, और उसने कहता है ब्रिटिश के खिलाफ बोल देता है पूरा भारत का बर्बादी का श्रेय किसका है। ड्रेन थ्योरी में वो नहीं बोलता है कि पूरा भारत को कैसे भारत बर्बाद कर रहा है, पहले सैलरी भेज दे रहा है भारत से, मिलिट्री खर्चा बढ़ा दे रहा है, फिर उसके बाद सिविल खर्चा बढ़ा दे रहा है, सब खर्चा अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा है, ब्रिटिश कंट्री में पहुंचा दे रहा है, जिसकी वजह से भारत का पैसा फ्लो होके चला जा रहा है कहाँ पे, ब्रिटेन चला जा रहा है। भारत का पैसा धीरे धीरे खर्चा होने लग रहा है, जिसकी वजह से भारत गरीब हो रहा है, भारत का अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जा रहा है, क्योंकि वो सस्ते भारत से रॉ मटेरियल मतलब कच्चा गुड कॉटन वॉटन ले जाता है, फिनिश गुड में लाके बदल देता है, जिसको बेच देता है, जिससे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट है वो हैंडीक्राफ्ट खत्म हो जाता है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी चार ओर से ब्रिटिश एक ओर से बर्बाद कर रहा है अपना बिजनेस की वजह से। और ब्रिटिश का गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश का जो रूल एंड गवर्नमेंट का जो भारत में पॉलिसी बनाता था, वो तो कहीं और बैठा, उस बेटे को भोसड़ी वाले को क्या पता था कि वो कौन सा कहाँ बैठ के वो रूल एंड रेगुलेशन बना रहा है। तो आप समझ ही होंगे, मतलब हम पढ़ाते पढ़ाते मतलब मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया कि मतलब मुझे गाली निकल गया, वो इतना भारत के साथ लोगों के साथ अत्याचार किया था। आप लोग समझ गए ना। तो अब मैं बात करूंगा, क्या बोल रहे थे यहाँ पे हम, ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो इतना क्रिटिसाइज किया वो व्यक्ति उस समय किया जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पूरे अपने पावर में थी, कोई उसको बोलता लाओ बेटा मार दो, गोली मार दो, उस समय किया। तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन नाम से जाना जाता है और बहुत साहसी व्यक्ति था, उसने हर समय ब्रिटिश का विरोध किया। तो आप लोग को ये वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर दादा भाई नौरोजी को उनकी इकोनॉमिक थॉट के अलावा भी उनकी पर्सनल चीजें पढ़ना है तो मुझे कमेंट करिएगा, इनका बायोग्राफी लेकर आएंगे। ठीक है, कैसे क्या किए लाइफ में, क्या नहीं किए। तो ओवरऑल दो थ्योरी ये दिए थे, नेशनल इनकम मेजर किए थे दादा, और ड्रेन थ्योरी दिए थे जिस बुक से लिया गया था, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1885 1947 में इस महान व्यक्ति का निधन हो गया। तो इकोनॉमिक्स थॉट फर्स्ट टाइम कोई सिस्टमेटिक रूप से भारत का इकोनॉमिक्स कहलाने लायक थे दादा भाई नौरोजी है। कोटेले जो थे पॉलिटिशियन थे, अगर सही रूप से देखा जाए, ना उनको अच्छा स्कूल मिला ना अच्छा कॉलेज मिला, तभी भी इकोनॉमिक्स पे अपना विचार दिए वो व्यक्ति। इसीलिए दादा भाई नौरोजी महान है, ग्रैंड ओल्ड मैन है, हमारे दादा की तरह वो पूजनीय है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।